नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही जो आपकी एलटी जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने जो एलटी भर्ती परीक्षा का जो सब्जेक्ट है वो ड्राइंग सब्जेक्ट का आज आपके सामने मैं पहला अगर मैं बात करूँ एक तरीके से मॉक टेस्ट ये टेस्ट लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो याद देखिए, बहुत से बच्चों द्वारा मुझे बार बार कहा गया था कि सर एक आप मॉक टेस्ट कराइए या फिर कोई एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताइए। तो कुछ प्रश्न आपके सामने मैं लेके उपस्थित हुआ हूँ। आई होप आपको अच्छे लगे। देखिए दोस्तों, जो मैंने जो स्वयं के नोट्स बनाए हैं उसी से ही आपको ये बता रहा हूँ, तो उससे आप नोट करते हुए चलिए। देखिए दोस्तों, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कल्पना की अभिव्यक्ति है, कहा गया है कि कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये किसके द्वारा कहा गया। मैं कुछ प्रश्नों को लिखता हूं, आप भी मेरे साथ नोट डाउन करते हुए चलिएगा। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो पहले जिसे भी आता है कमेंट कर सकता है, ठीक है। कला कल्पना, ठीक है, कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, किसने कहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये जो कहा है वो कवि शैली द्वारा ये कहा गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो काम सूत्र के अनुसार कलाएं कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, अगर हम देखें काम सूत्र के आधार पर अगर देखें तो आधार पर जो कलाएं होती हैं वो कितने होते हैं, वो 5 प्रकार की, ये इन्होंने बताया 5 प्रकार की, ठीक है। तो याद देखिएगा। अब देखिए, कहते हैं ना, एक प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि धरातल की बनावट क्या कहलाती है, ठीक। दूसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न को आप देखिए कि जो धरातल की जो बनावट होती है उसे क्या कहा जाता है। जिसे भी आता है कमेंट कीजिए, बताइए दोस्तों, जिसे भी आता है, ठीक है। ये जो कहा जाता है आप सभी को पता होगा, रंगत, ठीक है। क्या कहा जाता है, जो धरातल की बनावट कहलाती है वो रंगत कहलाती है, ठीक। अब देखिए, चौथा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं कि जो भूमि बंधन होता है, भूमि बंधन आप सभी को पता होगा ये किसे कहते हैं। तो भूमि बंधन बेसिकली रेखा को कहते हैं, ठीक है, रेखा से रिलेटेड ये रहता है। अब देखिए दोस्तों, वह कौन सी जो रेखाएं हैं वो जो व्याकुलता का भाव प्रदर्शित करती हैं, तो बता सकते हैं। हम अगर बात करें जो व्याकुलता का जो भाव प्रदर्शित करती हैं, देखिए बताइए कौन सा व्याकुलता का भाव, कौन सी रेखाएं प्रस्तुत करती हैं, भाव उत्पन्न करती हैं या प्रस्तुत करती हैं, कौन सी रेखाएं हैं, बता सकते हैं। तो अनुभव मुझे लगता है आप सभी को आता होगा। तो ये जो है क्षैतिज ये रेखाएं हैं, ठीक है, ये क्षैतिज रेखाएं हम कहते हैं। अगर हम ये छठे नंबर का अगर मैं जो प्रश्न रखूं तो जो फेरेस्को तकनीक होती है, फेरेस्को तकनीक वो कितने प्रकार की होती हैं। जो फेरेस्को तकनीक की अगर हम बात करें, बेसिकली अगर आप देखोगे, ठीक है, जो फेरेस्को तकनीक है तो वो कितने प्रकार की होती है, तो वो 2 प्रकार की होती हैं, आप सभी को पता है। तो फेरेस्को सेको और फेरेस्को बुनो ये 2 होती हैं, तो ये आपको पता है। देखिए दोस्तों, ये एक कला की परिभाषा अनुमान पूछी जाती है कि जो ये कहा गया कला सत्य शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति किसके द्वारा की गई है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये कहा गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम बात करें वास्तु तकनीक का जो आरंभ है, जो बेसिकली हुआ था, वो कहाँ से ये हुआ था। देखिए, हम जब बात करेंगे कि चित्रण का तकनीक या भी कह सकते हैं, चित्रण का प्रारंभ है कहाँ हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली आप सभी को पता होगा कि ये बंगाल शैली से ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है, बंगाल शैली से इसका उदय हुआ था। और अगर हम देखें जो चित्रण की विधि को कहा जाता है, देखिए जो चित्रण होता है
चित्रण की विधि को कहते हैं? क्या कहते हैं? चलिए बताइए, जो भी जानता है। देखिए दोस्तों, जो चित्रण की जो ये चित्रण की जो तकनीक होती है उसको क्या कहते हैं? चित्रण की विधि को तकनीक कहते हैं। तकनीक कहा जाता है उसे, ठीक है, कहा जाता है। कुछ इसी प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी तरीके अब देखिए, जो पूछा जा सकता है कि जो प्राचीन कालीन जो मोहरें जो प्राप्त हुई थी, बेसिकली अगर आपका देखोगे जो सेकंड टॉपिक है आपका यूनिट, तो उसमें ये तमाम चीज़ें हैं। तो पूछा जा सकता है कि जो प्रागैतिहासिक कालीन जो मोहरें जो प्राप्त हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो आपने अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि हड़प्पा जो सभ्यता थी, सभ्यता या कहीं हड़प्पा नामक स्थान पर क्या मिलती, ये जो मोहरें थी वो प्राप्त हुई थी, ठीक है, प्रागैतिहासिककालीन ये मोहरें यहाँ प्राप्त हुई थी। अब देखिए, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, पूछा जाता है कि जो भरूच स्तूप है, भरूच स्तूप का जो कालखंड है वो किस कालखंड में ये बना है, किस समय में, मैंने किसके समय का ये बना है? तो अगर हम कहें जो भरूच, अगर हम स्तूप की बात करें तो ये किस काल का है? काल का है। तो आप सभी को पता होगा ये शुंग काल का है, ठीक है, शुंग काल में इसको बनाया गया था। बेसिकली राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं ओवरव्यू ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जो सारनाथ में कितने शेर हैं? सारनाथ स्तंभ में बेसिकली अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नॉर्मली है, पूछा जाता है, कई दफे पूछा गया, तो बेसिकली आपको पता होगा कि वहां पर आपको 4 शेर देखने को मिल जाते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए, जो गेरू था ना, जो गेरू कलर जिसे हम कहते हैं, वो गेरू कलर का जो प्रयोग किया गया था वो किस कालखंड में किया गया था, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो गेरू का जो प्रयोग किया गया था, आप सभी को बताओगे आदिकाल में इसको प्रयोग किया गया था। प्रागैतिहासिक काल में जब खनिज रंगों का प्रयोग किया जा रहा था तो उस टाइम पर ये इसका प्रयोग किया गया था, ठीक। अब ये बताइए, जो चंद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसको भी देख लीजिए, क्योंकि आपका पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त किसके अगर बात करूं, जो चंद्रगुप्त था वो किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त किसके दरबार में रहता था? तो जिसे भी आता है कमेंट कीजिए। तो आप सभी को पता होगा कि ये मैग्नीज के दरबार में रहता था, ठीक है, मैग्नीज के क्या रहता था? दरबार में रहता था। अगर हम बात करें दोस्तों, जो वास चित्रण का प्रारंभ है किसके द्वारा किया गया था? वास चित्रण का प्रारंभ है, अगर हमने कहा तो ये बंगाल से तो है। अब इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था सर्वप्रथम? तो आपको पता होगा कि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ किया गया था, किसे? वास्तु तकनीक को, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली ये क्वेश्चन बना है, पूछा गया है, तो ये पूछा जाता है कि वर्तमान समय में अगर हम देखें गांधार वर्तमान में कहाँ स्थित है? कहाँ बता सकते हैं? मुझे लगता है कि अनुमान सभी को क्वेश्चन आता है। तो ये अफगानिस्तान के अंतर्गत क्या है आपका? क्या है? गांधार ये स्थित है। आप सभी को पता होगा कि गांधार अपने मूर्तिकला के लिए क्या था, ये जाना जाता है। देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण है। देखिए, वात्स्यायन द्वारा जो पुस्तक रची गई थी, वात्स्यायन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? आप सभी को पता है कि इनके द्वारा जो रची गई थी, जो वात्स्यायन द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो कामसूत्र थी। और जयमंगला, बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत दफे पूछा जाता है, तो बेसिकली आप सभी को ये पता होगा कि जो जयमंगला है, जयमंगला किसके द्वारा रची गई है? तो आपको ये पता होगा कि यशोधर, क्या था? यशोधर पंडित द्वारा इसको लिखा गया है। तो ये भी आपको पता होगा। देखिए,
जो आपके, अगर मैं बात करूं बेसिकली जो आपके एलटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2011, 15, 16 में जो हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि जो पंचमणि पंचमणि के जो चित्रों को बेसिकली प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, जो पंचमणि के चित्रों को जो प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, बताइएगा। ठीक है, का जो श्रेय जाता है किसे जाता है, बताएगा कोई। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये डॉक्टर GR क्या हंटर है। ठीक है, हंटर को ये जाता है, किसको जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में, कि जो ये प्रश्न है कि जो पंचमणि के चित्रों को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जिन्हें जाता है। ठीक है, अब देखिए पूछा जाएगा कि जो हड़प्पा टीले की खोज, बेसिकली अगर देखोगे जो हड़प्पा जो टीला था ना, जो टीले की खोज का जो श्रेय जाता है किसको जाता है, किसके द्वारा खोजा गया था हड़प्पा का टीला। तो दोस्तों, और किस वर्ष में खोजा गया था, तो ये भी बताइए। कि ये जो आपको पता होगा कि 1878 में इसको खोजा गया था, तो आपको पता होगा इसके जो खोज का जो श्रेय जाता है कनिंघम को, इसके खोज का श्रेय जाता है, क्योंकि कनिंघम द्वारा ही किया गया था आपकी इस गुफा को, नहीं ये खोजा गया था, ये टीला था इसको खोजा गया था। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि नित्य संगीत का जो दृश्यीकरण था वो किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था। देखिए नित्य और संगीत, ठीक है, नित्य संगीत का जो दृश्यीकरण किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो आपको पता होगा सुमन लंगर करके हैं, तो इनके द्वारा किया गया था। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डॉक्टर राधा कृष्णन है, राधा कृष्णन ये कौन है, ये इनका कार्य क्षेत्र क्या है, ये कौन है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो डॉक्टर जो राधा कृष्णन की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर राधा कृष्णन है कौन है, तो ये आपको बताना है। तो जो डॉक्टर राधा कृष्णन है वो क्या है, एक भारतीय क्या है, सौंदर्य शास्त्री के रूप में हम इनको जानते हैं। तो यह देखिएगा, तो ये कौन है, एक सौंदर्य शास्त्री के रूप में हम इनको जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो बेसिकली अगर आप देखोगे कि जो मैंने आपको ये भी बोला था कि सांची का जो स्तूप था वो कितने फीट ऊंचा है, ये बता सकते हैं। तो सांची का जो स्तूप है कितना फीट ऊंचा है, कोई बताएगा। तो आपको ये पता होगा ये 77 फीट क्या है, ये ऊंचा है। और जो ये बनाया गया था वो आपके जो लाल रंग का जो बलुआ पत्थर था, उस बलुआ पत्थर से बनाया गया था। आपको ये भी पता होगा कि 84,000 स्तूपों का जो निर्माण किया गया था वो अशोक के द्वारा ही किया गया था। और आपको बता दूं जो लाट और जो लौह स्तंभ था, लाट का जो लौह स्तंभ था वो कहाँ स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो जैन मंदिर के निकट जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी में आपका कौन सा ये है, आपका लौट का जो स्तंभ है, तो ये वहाँ पर स्थित है। देखिए अगर हम बेसिकली हम आपको ये बताऊं कि जो गांधार शैली है, गांधार शैली कनिष्क के जो समय में भारतीय मूर्तिकला की जो शैली है और यूनानी शैलियों के मिश्रण से जो पनपी थी, जिसका जन्म हुआ था वो गांधार शैली। क्वेश्चन बनता है कि गांधार शैली का जन्म किसके मिश्रण से हुआ था, किन शैलियों के मिश्रण से हुआ था। आपको मैं बता दूं, यूनानी और भारतीय जो मूर्ति कला था इन दोनों के मिश्रण से, इन दोनों के जो कोलैबोरेशन हुआ था, इसके माध्यम से जिस शैली का उदय हुआ वो शैली और कोई नहीं, वो गांधार शैली है। और गांधार शैली का जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट रहा है वो आपके बुद्ध से संबंधित जो मूर्तियां थी, बौद्ध धर्म से संबंधित अगर हम बेसिकली देखें तो यहाँ पर उनसे संबंधित मूर्तियां यहाँ पर निर्मित की जाती। और जो गांधार
जो शिल्प की अगर जो गांधार शैली के अंतर्गत मैं कहूँ, जो मूर्ति निर्मित की जाती है, जो मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, वो किस कलर के जो पत्थर का एक है, कौन से कलर का पत्थर वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था, तो ये आपको पता होगा कि गांधार में जो मूर्तियाँ बन रही थी वो किस पत्थर की बन रही थी, वो आपको बता दूं, वो सलेटी कलर का जो पत्थर था उससे ही बन रही थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने मैं रखूं तो ये पूछा जा सकता है कि जो गांधार शैली है, बेसिकली मैं अभी गांधार पे ही, गांधार शैली, जो गांधार शैली है वो किस शैली के समकक्ष मानी जाती है। ठीक है, जो गांधार शैली है वो किसके समकालीन मानी जाती है, किसके समकक्ष मानी जाती है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, समकालीन, किसके समकालीन मानी जाती है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि ये जो मथुरा शैली है, मथुरा शैली के समकालीन जो गांधार शैली है उसको माना जाता है। तो ये याद रख लीजिए। और अगला आपके मैं बताऊं कि देखिए, तो कभी क्वेश्चन बनता है कि जो प्रागैतिहासिक जो शैल चित्र थे, शैल चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है। आपका जो पहला ही टॉपिक अगर मैं कहूँ जो महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से बनता है कि प्रागैतिहासिक चित्रों जो थे उनको खोज का श्रेय किसे जाता है। जो प्रागैतिहासिक चित्र चित्र या शिला चित्रों की जो खोज हुई थी, जो खोज किसके द्वारा की गई थी, कोई बताएगा, जिसे पता होगा ये बताएगा। तो किस वर्ष से की गई थी, तो पहले तो आप मुझे वर्ष बता दीजिए, जिसे भी आता कमेंट कीजिए। तो वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके 1909 में ये हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, वो जो इम्पीरियल था, इम्पीरियल, याद रखिए, इम्पीरियल जो गेजेटर ने क्या आधार पर के अनुसार अगर हम देखें, अनुसार बेसिकली अगर हम देखें तो प्रागैतिहासिक जो शिला चित्रों की जो खोज आर्चीवार्ड करके, कलाई और साथी कार्बन करके हैं। तो उन्होंने 1880 में इनके क्या करती थी, खोज की गई थी। 1880 में आपकी बेसिक देकर देखोगे तो जो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज हुई थी। तो पूछा जाता है कि किस वर्ष खोज हुई थी, तो 1880 में ये प्रागैतिहासिक शिलाओं के चित्रों की खोज की गई थी। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम देखें तो जो सिंघनपुर के चित्रों की खोज, जो सिंघनपुर है, सिंघनपुर के चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो यहाँ पर आपको ये भी बताना है, ये भी सिंघनपुर के जो चित्रों की खोज बेसिकली किसके द्वारा की गई थी, खोज की गई थी। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि जो ये खोज की गई थी वर्ष 1910 में, जो डब्ल्यू एडिसन करके है, एडिसन ने इसने की थी, एडिसन के द्वारा ये की गई थी। और देखिए, जो प्राचीन भित्ति चित्रण की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन भित्ति चित्र सर्वप्रथम कहाँ पर खोजे गए थे। भित्ति चित्रों की बात करें तो सर्वप्रथम जो खोजे गए थे तो वो किस राज्य के अंतर्गत खोजे गए थे। तो आपको ये भी पता होगा कि ये आपका कौन है, मध्य प्रदेश, एमपी में ये खोजे गए थे। एमपी के जो मध्य प्रदेश का जो एमपी के जो खुजराव है, खुजराव के अंदर से खोजा गया था। अब मुझे कोई ये बताएगा कि जो नाट्य शास्त्र के प्रवक्ता या कहें उसके निर्माता किसे माना जाता है, नाट्य शास्त्र की। देखिए, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको पता है। अगर हम नाट्य शास्त्र की अगर बात करते हैं तो जो ये लिखा गया है बेसिकली वो किसके द्वारा लिखा है, आप सभी को पता होगा क्योंकि ये प्रश्न सिंपल सा कहीं दफे आपने ये पढ़ चुके होंगे। ठीक है, नाट्य शास्त्र के जो निर्माता हैं, निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, भरत मुनि को जाना जाता है। ठीक है, भरत मुनि बेसिकली इनके द्वारा ही ये चित्रों की खोज की गई थी। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, पूछा जाता है कि भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है तो उसमें जो कुल भावों की संख्या कितनी थी। पूछा जा सकता है कि भरत मुनि
कि जो नाट्यशास्त्र था, अगर उसकी बात करें तो इसमें जो कुल जो भाव थे वो आपके क्या थे, 49 क्या थे इसमें आपके भाव थे, 49 आपके भावों की भाव थे। और साथ ही इसमें आते हैं 8 क्या थे जो स्थाई स्थाई भाव भाव थे। 49 क्या थे आपके यहाँ पर जो भाव थे, 49 यहाँ पर भावों के हम बारे में बात करेंगे। साथ ही 8 स्थायी भाव थे और साथ ही जो 33, अगर हम 33 की बात हो संचारी भाव थे। और साथ ही 8 क्या थे इसमें सात्विक जो भाव थे ये संबंधित थे। और आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रस की उत्पत्ति को जो सबसे पहले परिभाषित करने का जो श्रेय जाता है, रस की उत्पत्ति की जो करने का श्रेय जाता है वो भी आपके भरत मुनि को जाता है। इन्होंने जो 8वां रस है, 8वें रस का इन्होंने वर्णन किया गया है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8वें रस का वर्णन किस व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो वो भरत मुनि द्वारा ही इसका किया गया है। ठीक है। और जो शांत रस है, ठीक है, शांत रस की अगर हम बात करें बेसिकली यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जो शांत जो रस है वो रस किसके द्वारा इसको माना गया था, तो आप सभी को पता होगा कि अभिनव गुप्त, ये गुप्त ने क्या बताया था, जो शांत रस को क्या गया था आपके नवा रस ये माना था। ठीक है, नवा रस के रूप में मान्यता किसने दी थी, आपके अभिनव गुप्त ने ये दी थी। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा, मुझे ये बताइए कुछ रस के प्रतीक मैं आपसे यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए अगर हम रस के प्रतीक कहें, जो लाल रंग है वो कौन सा भाव प्रदर्शित होता है, वो रौद्र भाव प्रदर्शित होता है। जो श्वेत रंग होता है वो आप सभी को बताया होगा, वो वीर रस और साथ ही वीर रस का क्या हो प्रतीक के रूप में माना जाता है। और जो श्याम रंग होता है वो श्याम श्रृंगार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महिलाओं का, ठीक है, अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं का सबसे जो प्रिय जो रंग है वो कौन सा है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए वो लाल रंग महिलाओं को सार्वत्रिक रूप में पसंद होता है, तो लाल रंग की बात करते हैं। ठीक है। अब एक चीज बताइए, जो अखबार होता है ना, जो पेपर होता है, पेपर का जो औसतन जो कॉलम का जो लंबाई होती है वो कितना होता है, जो अखबार के जो कॉलम होता है, कॉलम की लंबाई कितनी होती है, तो आपको पूछा जाता है तो 4.5 सेंटीमीटर ये होती है। आपको एक चीज़ आप बताओ, फीका करके पीका करके एक शब्द आता है, तो एक इंच, अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूं तो 1 सेंटीमीटर में कितने फीका होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 6 ये पीका ये शब्द होता है, 6 होते हैं, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। रसक पिया जो किसके द्वारा रची है, रसक पिया की अगर हम बात करते हैं तो रसक पिया जो रची है शहाबुद्दीन, ठीक है, शहाबुद्दीन द्वारा किस वर्ष रची गई थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए 1630 में ये रची गई थी। कौन सी, क्या रचा गया था, रसक पिया करके ये है, तो ये रची गई थी शहाबुद्दीन द्वारा 1630 में इसको रचा गया था। ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको वैसे और ओरली बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जैसलमेर में जो जैन संप्रदाय है उनसे संबंधित कितने भंडार गृह ये प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसलमेर में जो आपका है जैन धर्म से संबंधित जो आपके ज्ञान भंडार जो प्राप्त हुए हैं, कितने ज्ञान भंडार प्राप्त हुए। ठीक है। अब जैसलमेर में जो जैन धर्म से संबंधित जो ज्ञान भंडार जो प्राप्त हुए वो कितने प्राप्त हुए हैं, कोई पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पर जो ये हुए 7 क्या है आपके ज्ञान भंडार हमें जो प्राप्त हुए हैं जैसलमेर में, जो जैन धर्म से संबंधित हमें ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन कभी बनता है कि जो
राजस्थानी शैली का जो उदय हुआ था वो किस शैली के माध्यम से उदय हुआ था? आप सभी को पता होगा कि अभ्रंग शैली से ही इसका उदय हुआ था, क्योंकि गुजरात शैली के रूप में जब राजस्थान में आई थी तो ये अभ्रंग शैली या गुजरात शैली के रूप में भी हम इसको जानते हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, पीसा ये ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अभ्रंग शैली में जो रेखाएं होती हैं वो कौन सा भाव उत्पन्न करती हैं? अभ्रंग शैली के अंतर्गत जो रेखाएं होती हैं वो कौन सा भाव उत्पन्न करती हैं? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये भाव उत्पन्न करती हैं ये कोणी कोणी भाव उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही अगर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पूछा जाता है एक्शन पेंटिंग, एक बहुत सुप्रसिद्ध ये पेंटिंग है, ये पूछा जा सकता है, तो अपने आप में अच्छा प्रश्न है। तो ये एक्शन पेंटिंग की अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो एक्शन जो पेंटिंग है, जो ये पेंटिंग जो ये है, ये जो थी आपका 28 जनवरी 1912 में संयुक्त राज्य यूएसए अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे जैक्सन पोलाक द्वारा ये एक्शन पेंटिंग ये बनाई गई थी, इनके द्वारा। ये इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आयरन पिलर है वो कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन बनता है कि जो दिल्ली का जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के जो पैरेलल में अगर हम बात करें, जो आयरन पिलर वहाँ पर स्थित है। पूछा जाता है कि सारनाथ पिलर है वो किस शताब्दी में इसे बनाया गया था और किसके द्वारा इसको बनाया गया था? तो सारनाथ की अगर हम बात करें तो सारनाथ में जितना भी वर्क किया गया था अशोक द्वारा ही किया गया था, तो जो कि जो तीसरी जो शताब्दी थी उस शताब्दी में इसको बनाया गया था। और देखिए, जो एक प्रश्न है कि कई दफे क्वेश्चन बना है, बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपने पढ़ा होगा तो 1890 का ग्रुप जो है, ग्रुप के बारे में जानते हैं? तो इसका जो उदय हुआ था, बेसिकली अगर बात इसका जो गठन किया गया था 1890 का जो ग्रुप था, इसका जो गठन किया गया था वो किस स्थान पर किया गया था, किस राज्य के अंदर किया गया था, या स्थान का नाम बताइए या फिर राज्य। तो बेसिकली अगर आप इसकी तरफ बढ़ोगे तो ये गुजरात का जो बड़ौदा है, बड़ौदा में किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी। और 1890 का एक प्रसिद्ध मास्टर जो प्रिंट मेकर के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, वो आप सभी को पता होगा, ज्योति भट्ट। ये क्या है आपके जो मास्टर प्रसिद्ध क्या है, मास्टर प्रिंटर मास्टर ये कहा जाता है, जो कि इटालियन जो इंटोगिलिया करके है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा क्या थी, निपुण थी। तो याद देखिएगा। और पूछा जाता है कि जो मदर गॉड है, जो मदर गॉड्स की जो मूर्ति है वो किस माध्यम में ये बनी है? तो बेसिकली जो ये बनी है वो टेराकोटा माध्यम में इसको निर्मित किया गया है। और देखिए, पूछा जाएगा कि जैसे आपके सामने कुछ प्रसिद्ध चित्रकार भी दिए गए हैं, और देखिए ओपी कलाकार का नाम देखिए महत्वपूर्ण है। ओपी कलाकार का नाम क्या है, ये किससे संबंधित है? ये ओपी आर्ट यानी नेत्री कला का क्या है, ये आरंभ है, ये माना जाता है इसको। तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, द हिंदू यू ऑफ आर्ट पुस्तक, द हिंदू यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मुकुल राज हैं, मुकुल राज आनंद हैं। ये भारतीय साहित्य के बहुत ज़्यादा लोकप्रिय ये क्या है, ये प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, ये लेखक हैं। तो द हिंदू यूज ऑफ आर्ट पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई हैं। और देखिए, जो सम्रांगण सूत्रधार है ना, सम्रांगण जो सूत्रधार है, ये किसके द्वारा या कहें इसके लेखक कौन है, पूछा जा सकता है। तो आपको पता होगा राजा भोज 1010 में 1010 से 1055 की अगर मैं बात करूं तो परमार वंश का ये महान क्या था, जो विधा प्रेमी के रूप में ये माना गया है इस शासक को। देखिए, अगर हम उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड का पूछा जा सकता है कि जो
कौन है, ये कहाँ के चित्रकार है, तो पूछा जा सकता है। तो गढ़वाल के क्या है, प्रसिद्ध चित्रकारों में इनकी गणना की जाती है। ये मूर्तिकार साथ ही इतिहासकार भी इन्हें माना जाता है और संगीतकार को रूप में भी इनको जाना जाता है। तो गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में मूर्तिकार और साथ ही साहित्यकार ये इन्हें माना जाता है। और इन्होंने गढ़वाल की संस्कृति और कला धरातल पर अगर बेसिकली अगर देखें तो जो गढ़वाल की जो संस्कृति है, जो वहाँ की जो रीति रिवाज हैं, उनको कहीं ना कहीं ऊंचाइयों में पहुंचाने का कार्य इनके द्वारा किया गया था। और देखिए नैन सुख की अगर जब बात करते हैं तो नैन सुख किस शैली का ये चित्रकार रहा है, तो आप सभी को बता कि गुलर शैली का ये क्या था, बहुत बड़ा प्रसिद्ध चित्रकार ये रहा है। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं आपके जो पेपर की बात करते हैं तो उसमें क्वेश्चन जो बन सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि जो 1844 में जो अजंता की जो प्रसिद्ध कृतियां थी वो किसके द्वारा तैयार की गई थी। बेसिकली आपने ये भी देखा होगा कि जब अजंता के जो चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए जब इंग्लैंड से किसे भेजा गया था और किसके निर्देशन में, ये किसके द्वारा से तैयार किया था, 1844 की बात कर रहा हूँ। तो आपको ये भी जान के ये भी पता होगा कि जो रॉबर्ट गिल थे, रॉबर्ट गिल ने ही क्या किया था, 1844 में अजंता की जो भित्ति लिपियां थी, जो चित्र थे, उनकी यहाँ पे लिपियां तैयार की थी। और अजंता की जो सर्वप्रथम जो प्रतिकृतियां थी, जो उनकी जो चित्र थे, वो किस पैलेस में रखे गए थे जहाँ पर आग लगी थी, किस वर्ष आग लगी थी, तो ये आपको पता है। कि आपको ये भी पता होगा कि 1866 में वो आग लगी थी, वो क्रिस्टल पैलेस था लंदन इंग्लैंड में, तो वहाँ पर लगी थी, जिसके वहाँ से क्या होती, बहुत ढेर सारी लिपियाँ वहाँ पर क्या होती, नष्ट हो गई थी। तो बेसिकली अगर हम अजंता के बारे में बात करें तो अजंता के जो चित्रों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, बेसिकली फंडा ये आता है कि जो अजंता के जो चित्र हैं, अजंता के चित्रों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जो ये विभाजित किया गया है वो आपके कितने 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। जो विभाजित किया गया, जो विभाजन कर्ता कौन रहे हैं, किसके द्वारा इसका विभाजन किया गया था, आपको पता होगा कि डॉक्टर वासुपति जो गैरोला हैं उनके अनुसार ही किया गया। तो जिसमें आप सभी को पता अलंकारिक के रूप में कहा था, वर्णात्मक रूप में कहा गया, रूप भेद के रूप में इसको वो किया गया था। तो ये आपको बताना। क्वेश्चन बनता है कि जो मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वो किस गुफा में स्थित है, तो गुफा नंबर वो 16 है। 16 में क्या है, आपके मरणासन राजकुमारी का चित्र है, तो ये आपको पता होगा। देखिए एचिंग में जो प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं, ठीक है, एचिंग में जो प्राथमिक अंकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसको किस शब्द से पुकारा जाता है, तो इंटरगैलियो जो शब्द होता है उससे उसको पुकारा जाता है। जो बेसिकली अगर आप देखें तो एक ही कोट में जो संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाया जाता है, तो बेसिकली आप सभी को इसका आंसर आता होगा। तो आला प्राइमर के रूप में इसे जाना जाता है। और ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, कई दफ़े आपको याद भी होगा कि जो प्रथम जो ग्रेफाइट पेंसिल है वो किस वर्ष से ये इसको बनाया गया था, तो 1662 ईस्वी में जो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल को बनाया गया था। ठीक है, जो फ्रेस्को चित्रण जो है, तो जो फ्रेस्को चित्रण की बात करते हैं, ये कौन सी विधि के रूप में प्रयोग की जाती है, जो ये प्रयोग की जाती है आपके भित्ति चित्र के रूप में इसको क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो ये आपको पता होगा। देखिए जो गोल किनारे वाली जो तुलिका क्या कहलाई जाती है, जो गोल जो किनारे वाली जो तुलिका होती है, बेसिकली इसे क्या जाता है, फिल बट करके एक शब्द आता है। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिल बट ये आता है, तो इसको कहा जाता है। तो यह देखिएगा, ठीक है। अब देखिए अंतराल क्या होता है, अंतराल की क्वेश्चन का भी बनता है। तो अंतराल क्या होता है, जो चित्रकार होता है, जो चित्रकार जिस क्षेत्र में कार्य करता है उसके स्थान को ये कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए खसड़ा किसे कहते हैं, तो वैसे भी आप सभी को ये भी पता होगा, इसको स्केच को ही कहा जाता है। मोल्ड किसे कहते हैं, जो मोल्ड होता है एक सांचा होता है, सांचे को ही क्या कहा जाता है, मोल्ड कहा जाता है। ठीक है, अब ये बताइए मोम लगाकर कपड़े को रंगने की विधि को क्या कहा जाता है, मोम लगाकर जो कपड़े को रंगने की जो विधि होती है उसको क्या कहा जाता है, तो बाटिक के रूप में उसको जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए भारमल की छतरी को भित्ति चित्र
ये कहाँ पर है ये आपको पता है? ये जो आमेर है जयपुर के अंदर, तो वहाँ पर ये देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए आज मैं ओवरऑल वैसे ही आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कल से हम नियमित रूप में आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके उपस्थित रहूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चों द्वारा बार बार कहा गया था, इसलिए मुझे आज वैसे ही आना पड़ा। देखिए दास्तान अमीर हजमान के रूप में जो भी आंसर दे रहे हैं वो अच्छी बात है। देखिए जो दास्तान अमीर हजमान में कुल कितनी कहानियों का उल्लेख किया गया है तो पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 360 यहाँ पर कहानी को क्या गया है, जिक्र किया गया है। तो ये आपको समझ में होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूंगा मैं कल से नियमित रूप में क्लास लेके आऊँ, और साथ ही आपके लिए थोड़ा सा ऐसा मटेरियल लेके आऊँ जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।